ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं इमायत तोला साहब, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया इमायत आपके वक्त का। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है कोमल शकील ने, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और एनर्जी सेक्टर के ऊपर काफ़ी फोकस है उनका। कोमल, आपका भी बहुत शुक्रिया। कोमल, आपकी तरफ आता हूँ सबसे पहले। अब ये जो मॉनेटरी ईजिंग का कल हमने सिलसिला देखा, 1.5% पॉलिसी रेट परसेंट जो है वो कम हुआ, और उसमें एक कॉशियस अप्रोच स्टेट बैंक की ये है। इन कमिंग फ्यूचर अगर बात की जाए तो बजट में जो इकदाम, जो बजटरी मेजर्स हैं, उसके बाद जो प्राइस एडजस्टमेंट है आपके दूसरे एनर्जी टैरिफ्स के हवाले से, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ प्रेशर आ सकता है एक बार फिर। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन इतना बहुत बड़े अंदाज में कम हुआ, लेकिन वो दोबारा वहाँ से ट्रिगर हो सकता है। तो कितना इस बजट को किस हद तक आप देख रही हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो सकता है, या फिर जो इस वक्त मॉनेटरी ईजिंग का सिलसिला है उसको कंटिन्यू कर पाएगा, या फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी बजट के बाद? जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपकी बात अगर स्ट्रेट अवे इस बात पे पहुंच जाएं जो आप, आई जस्ट गिव अ डायरेक्ट आंसर, तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे पास कोई ख़ास स्पेस नहीं है। अभी जब हम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो दैट इज़ मोर ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी। हम बेशक मतलब अभी जो इकोनॉमिक सर्वे कल आया उसमें अच्छे फिगर्स आ रहे हैं। इन वी हैव गुड एक्सपेक्टेशंस। जीडीपी का भी 2.38% ग्रोथ प्रिडिक्शन है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और इन सारी उसमें हमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट इट्स नॉट अ मैसिव ग्रोथ, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी टू इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली। देयर माइट बी वन और टू थिंग्स हेयर एंड देयर, बट इस वक्त हमारे पास पॉलिसी स्पेस नहीं है कोई ख़ास। हमारे पास जो है ना इस वक्त, वी हैव टू मेक श्योर कि वी कंप्लाई विद द प्री कंडीशंस ऑफ द IMF। और वो इसलिए नहीं है, और बेशक कल औरंगज़ेब साहब ने कहा कि नहीं ये पाकिस्तान का बजट है और IMF सिर्फ इसको फंड कर रहा है। दैट्स वेरी गुड पॉलिटिकल रेटरिक, बट नॉनदलेस IMF हो या कोई भी AYZ, ABC, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। एंड राइट नाउ look at our fiscal deficit, look at all other macroeconomic indicators, there isn't much space but to comply with the stabilization policies of the IMF. लेकिन nonetheless कुछ चीज़ें खुशाइन भी हैं, जैसे प्राइमरी बैलेंस is positive now, I think कुछ 1.5% of GDP है, और ये मेरे ख्याल में पिछले 20 सालों में पहली दफ़ा प्राइमरी बैलेंस जो है वो पॉजिटिव हुआ है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर रेवेन्यू एंड योर नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, तो दैट्स समथिंग गुड। तो आई थिंक डायरेक्शन इज़ गुड, लेकिन नॉनदलेस इतनी पॉलिसी स्पेस नहीं है कि अभी हम एकदम से अपनी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कम्युनिटी और ये सब चीज़ों को भी खुश कर दें। इमायत, जो बात की जा रही है इस वक्त के प्री रिक्विजिट होगा, प्रायर एक्शंस होंगे, ये बजट जो है IMF रिफ्लेक्ट करेगा। तो और IMF के जब भी हम प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो वहाँ पे आप ग्रोथ को भूल जाते हैं, आप स्टेबिलिटी के ऊपर होते हैं। ये चीज़ अब रिफ्लेक्ट करेगी, तो फिर ये सारी पॉलिसीज़, आने वाला जो वक्त है इंतहाई सख्त हम इसे कह सकते हैं। कोई, जैसे कोमल ने भी कहा कि आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं है, पॉलिसी स्पेस नहीं है अभी आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर हैविंग मी ओवर। देखिए सर, मेरे कि आपको फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। इस वक्त जो आपकी करेंसी पैरिटी है 278 पे राउंड अबाउट, हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक जो है ये 235 पे होनी चाहिए अगर इसकी ट्रू वैल्यू पे आप जाएं। एक रिसर्च हाउस है ऑप्टिमस, उसकी 243 एस्टिमेट्स हैं। गोल्डमैन सैक्स सेज 224.6 टू बी प्रिसाइज। अच्छा, ये गोल्डमैन सैक की? जी सर, अब कुछ 2-3 महीने पुरानी रिपोर्ट है, आप बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। नहीं सर, लेकिन वो तो फिर वो आ जाता है $5.5 अरब जो है सेंट्रल बैंक ने मार्केट से ओपन जस्ट डॉलर को स्टेबल रखने के लिए। देखिए ना, वो स्टेबल रखने के लिए वो डॉलर वैसे भी सरेंडर होने ही थे, तो वो परचेज करके आपने डॉलर को अंडर वैल्यू रखा, तो देयर हैज टू बी सम मेथड टू दिस मैडनेस, आई बिलीव। तो आई बिलीव, नहीं, माय पॉइंट इज दिस कि आप रजा बाकर साहब लेकर आए थे ना आपके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ठीक है? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी, और तब ये कह दिया गया था कि अब इंटरवीन नहीं किया जाएगा मार्केट के अंदर, तो उसके होते हुए कैसे हो गया ये? सर, दैट इज एग्जैक्टली माय क्वेश्चन एज वेल। देखिए, IMF डज नॉट से कि आप अंडर वैल्यू रखें। IMF हमेशा बोलते हैं मार्केट डिटरमिनेंट रखें, ठीक है? अब वो आप उसको ओवर वैल्यू रखें, अंडर, ये IMF की कंडीशन नहीं होती है। IMF बोलते हैं लेट द मार्केट फोर्सेस डिटरमिन द रेट।
अब इसका अगर मैं एक एनालिसिस करूं तो करंटली हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक योर करेंसी इज़ अंडर वैल्यूड बाय एटलीस्ट 43 रुपीज़। हर 10 रुपये का पास थ्रू इम्पैक्ट है 2% इन्फ्लेशन पे। तो सर मैं ये आप समझे 8 से 9% तो इन्फ्लेशन का सीधे सीधे यहाँ पास थ्रू इम्पैक्ट है। तो अगर मैं इसको चले 250 240 पे भी ले जाता हूँ, 235 पे ना ले जाऊँ जो उसकी ट्रू वैल्यू है हमारे मुताबिक, तो सर कम से कम आपका 6 से 7% 8% नहीं, लेकिन अहम चीज ये है कि बजट मेकिंग एक्सरसाइज के अंदर बेंचमार्क क्या रखा गया डॉलर का, क्योंकि ये बात हो रही थी 295 गवर्नमेंट जो है वो राजी थी और वहां पे 328 की बात हो रही थी। तो ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, देखना होगा कि डॉलर बेंचमार्क क्या रखा गया। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए IMF के मुताबिक एक रिसर्च हाउस ने रिपोर्ट दी थी कि 329 पे वो चाह रहे हैं हम वर्किंग करें, 329 के डॉलर पे। जी सर। और आई बिलीव शहबाज राना साहब की स्टोरी थी कि गवर्नमेंट बोल रही है नहीं जी 295 पे हम वर्किंग करेंगे। हाँ। ठीक है, अब सर हमें ये भी देखना होता है कि आया प्रोजेक्शंस क्या हैं। देखिए इस साल के जब शुरू में करंट अकाउंट डेफिसिट का आप ज़रा हमारा टारगेट मुलाहिजा फरमाएं, इट वाज 5030 बिलियन डॉलर्स। आज सर हम कहाँ खड़े हुए हैं, 202 मिलियन डॉलर पे। हाँ। तो सर इन एंड अराउंड दैट पूरा टारगेट हमने अपनी सारी पॉलिसी सेट कर दी। ठीक है, हमने हमारा खर्चा था कि जी करंट अकाउंट बढ़ेगा, करेंसी इफेक्ट होगी, हम मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ चले गए, इंटरेस्ट रेट नहीं गिराए, उसका खुमियाजा सर इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके सामने। ठीक है, यानी नंबर्स को आपने काबू करने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ रियल इकोनॉमी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपने करके दिखा दिया। जनाब 6 अरब का हमारा ये टारगेट कहा जा रहा था, 200 मिलियन है, 20 करोड़ है और बहुत अच्छी बात है। इसमें इसकी कीमत क्या अदा की? सर कीमत ये अदा करी ना, देखें एक तो महंगाई बढ़ी, ठीक है, और दूसरा आप देखिए 70% ऑफ व्हाट वी एक्सपोर्ट वी इंपोर्ट, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपने गैस टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एडजस्टमेंट्स भी करी और इसके साथ साथ आपने करेंसी को अंडर वैल्यू रख के अनकम्पिटिटिव भी कर दिया। अब सर इसका एक और खुमियाजा भी भुगतना पड़ा है कि आप देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर जीडीपी में कम हो गया। एग्रीकल्चर ने 6.1 की ग्रोथ दिखाई है। हाँ। लेकिन सर मेन ड्राइविंग फोर्स जो तकरीबन पिछले 10 साल में मैं अगर देखूं, हाँ, तो इट इज मेनली द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर आप ही की रिपोर्ट जो है वो अगले साल एग्रीकल्चर को 2% पे फोरकास्ट कर रही है, सर डिक्लाइन वहां पे कर रही है। ये मैं जानूंगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है और कोमल शकील भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और हमें ज्वाइन किया मोहम्मद लुकमान साहब ने, जो कि CEO हैं नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड के। लुकमान साहब बहुत शुक्रिया। यहाँ पर बात की जा रही है FDIs की कि पाकिस्तान में क्या मुश्किलात हैं, लेकिन आपके कैपिटल मार्केट्स के अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर डॉलर्स आते हैं और डॉलर्स पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर इंडेक्स गया। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उसके जहन में क्या है, वो किस हद तक पाकिस्तान में अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? लुकमान साहब। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच इमरान, आपके प्रोग्राम में शामिल होने की आपने दावत दी। थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें व्यू ये है कि 4 साल से मार्केट बिल्कुल ड्राई थी और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुई है वो पिछले चंद माह से शुरू हुई है। और जो इंडेक्स की आपने बात की, ऑल्दो इंडेक्स है तो गया तो 75-76,000 तक था, बट चूंकि इंडेक्स पाकिस्तान का कम इंडेक्स है और अगर आप उसकी पी पे देखें तो पी इस वक्त उस लेवल से ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है जो 2007 के वक्त में 53,000 पे था। तो इन चीजों को भी आपने मद्देनजर रखना होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुई थी और वो अगर तो हमारे बजट को हमने में कुछ ऐसी चीजें रखी या कोई ऐसी चीजें चेंज नहीं की तो मजीद भी इन्वेस्टमेंट आएगी। और हमें ये देखना चाहिए कि बजट में हमें लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट होता है, उन चीजों को कंसिडर करना चाहिए। और जाहिर है कैपिटल मार्केट के थ्रू जो आपने एसओईज की प्राइवेटाइजेशन करनी है उसमें भी एक मेजर रोल कैपिटल मार्केट्स का होगा। तो उस हवाले से हमें जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम मुर्गी को ज़बह कर दें, बल्कि उसके अंडे खाने में इंटरेस्टेड होना चाहिए और थोड़ा सा चीजों को तरीके से लेके चलना चाहिए। अगर हम थोड़ी बिगर पिक्चर ऑफ द बजट के हवाले से बात करें तो हमें सिर्फ उन एरियाज पे फोकस नहीं करना चाहिए जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट में आते हैं। और हमने ये बहुत दफा देखा है, सुना भी है कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 10% है, सबसे कम है रीजन में। मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ लोगों ने इस पे कमेंट किया है, मगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर तरीके से देखें तो हमारे यहाँ टैक्स नेट से जीडीपी के
30-40% लोग तो 100% टैक्स जीडीपी टैक्स नेट से आउट है। तो अगर आप उस रेशियो को 60% पे देखते हैं तो फिर हमारा रेशियो 14% 15% आ जाता है। ठीक है, तो यानी इसके लिए बात जो यहाँ पे जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें- जो है वो पाकिस्तान ने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है, बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की है या वो सेक्टर जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, इनके ऊपर मैं जरा कोमल इसका व्यू लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं और खबरें हैं कि जनाब बजट के जो बॉक्सेस हैं वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू हो गए। इंक्लूजन के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला जो है हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। इस लिमिटेड डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के में रहते हुए आप मुल्क को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जी थैंक यू इमरान। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ जिस तरह स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। इसलिए मेरा मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल ये एग्जांपल इस तरह से है कि आई ट्राई टू एजुकेट सम वुमेन इन बलूचिस्तान जिसको मतलब कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करे, बिकॉज यू नो ये बहुत ईजी साफ तरीका है, उसमें बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर कि कितनी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हम बनाए हुए हैं, मतलब कितनी रेगुलेशंस कॉम्प्लेक्स हैं, कौन सी आपको कंप्लायंस करने में जो है दिक्कत पेश आती है। तो इस तरह की चीज़ों को वी हैव टू मेक इट सिंपल। आई मीन वो जो कि ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उनको भी अपनी टैक्स कंप्लायंस करने में इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक का एंटरप्राइज सर्वे उठाकर देखें तो कोई 40% जो बिजनेसेस हैं वो टैक्स कंप्लायंस को या टैक्स कंस्ट्रेंट्स को सबसे बड़ा अपना प्रॉब्लम या चैलेंज समझते हैं। तो अगर एक आप इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि ये अनडॉक्यूमेंटेड जो सेक्टर है ये मोस्टली SMEs हैं, मोस्टली माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, दीज आर सिंपल पीपल नॉट एजुकेटेड, they don't have access to resources like accountants and तो या फिर professionals to help them out। तो हमें complexity को reduce करना है ताकि वो और एक of course एक trust system में पैदा करना है कि अगर वो document हो जाते हैं तो वो उनके favor में जाएगा बजाय कि उनके खिलाफ, because there's a lot of fear, we know this कि अगर हम tax net में आते हैं तो FBR शायद हमारे पीछे पड़ जाए या you know इस तरह की बहुत सारे misconceptions हैं। इमायत यार ये बताइए इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है हमारा टैक्सेशन का सिस्टम या फिर टैक्स कंप्लायंस? टैक्स जमा होता नहीं है, अगर मजे आते तो सिर्फ वो कंसल्टेंट के आते हैं। जी सर देखें, सिर्फ कंसल्टेंटों के मज़े नहीं आते। मैं थोड़े से फिगर्स आपको देता चलूँ। ये आई थिंक 2 हफ्ते पहले की स्टोरी है शहबाज राना साहब की। सर एक्सपोर्टर्स 85 अरब रुपए टैक्स भर चुके हैं जब तक वो स्टोरी छपी थी, और उनसे ज्यादा सैलरीड क्लास 326 अरब रुपए है। तो सर सैलरीड क्लास 326 अरब सर, और एक्सपोर्टर्स 85 और अरब। सर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसी स्टोरी में जिक्र है कि IMF से जो निगोशिएट हो रहा है रिवाइज जो सैलरी टैक्सेशन का स्लैब है सर 540 बिलियन रुपीस। अब हम अगले साल अगर वो लेट से जो भी वो स्टोरी में स्लैब रेट्स हैं वो मनोवन निगोशिएट हुए हैं 540 अरब। एक एसोसिएशन बनाए, किसी तरीके से निकालें जो लोग अंदर फंस गए हैं। लुकमान साहब से भी मैं कहूंगा भाई कुछ करें, जो सैलरीड क्लास फंस गई है कम से कम इसको निकाल दें। क्या मतलब इस तरह कैसे चलेगा? 45% टैक्सेशन की बात हो रही है सर। मैं बात करना चाहूंगा अगर आप अलाउ करें तो। जी 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 प्लीज प्लीज। देखें, ये जो बात अभी बताई तोला साहब ने कि 540 की तरफ जा रहे हैं, ये जरूर पेपर में या बजट में तो इसको 540 लेके जा रहे हैं, लेकिन जो मैंने सैलरीड लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग इस वक्त डिफरेंट ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। आपकी भी नॉलेज में है कि जो IT सेटअप्स हैं वो तो अब अपनी सैलरीज को ला ही नहीं रहे पाकिस्तान में। इस तरह से और लोग भी डिफरेंट ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। जो ज्यादातर अकाउंटेंट्स हैं, एक वक्त हमारे दोस्त फर्गुसन के पार्टनर्स बताते थे कि 100 में से जो 50 लोग क्वालिफाइड 100 करते थे तो 50 लोग पाकिस्तान से बाहर जाते थे। इस वक्त वो रेशो जो है वो 87 पे है, सिर्फ 13 लोग रुके हैं और वो भी वो लोग हैं जिनको फैमिली की वजह से यहाँ पे स्टे करना पड़ा है। तो मेरा ख्याल है जो सेक्टर अच्छे तरीके से टैक्स दे रहा है उसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट भी उसको अकोमोडेट करे। जी ना, अब आप कंटिन्यू करें। जी जी तोला साहब पहले तो जो लुकमान साहब ने बात करी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, दिस इज व्हाट यू कॉल अ डेड वेट लॉस इन द इकोनॉमी। आप एक हद तक यू कैन बिल्ड द सेम ओल्ड काउ, ठीक है। एक सेक्टर जो ऑलरेडी इट्स आई बिलीव द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड सेक्टर आउट देयर इन आवर इकोनॉमी, ठीक है, आप उस पे एक हद तक टैक्स रेट लेवी कर सकते हैं। एट वन पॉइंट व्हेन यू इंक्रीज द टैक्स रेट्स देन पीपल लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस, राइट।
इस पे फिर होगा ये, टैक्स रेट ज़रूर बढ़ जाएगा, हो सकता है कलेक्शन कम हो जाए, ठीक है, तो इट मे क्रिएट अ डेड वेट लॉस, वो अभी देखा जाएगा अगले माली साल में किस तरीके से होता है। लेकिन सर मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, लास्ट 1 मिनट रह गया और मैं चाहूंगा जरा कोमल की तरफ में आऊं और कंक्लूड करेंगे इसको। कोमल, अब ये जो बात की जा रही है जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर मजीद अगर बार आता है तो फिर कहां जाएगा पाकिस्तान का सैलरीड क्लास, जबकि 300-350 अरब उसने टैक्स पे किया एज कंपेयर टू एक्सपोर्टर्स, दे पेड ओनली 80 बिलियन। जी बिल्कुल इमरान, ये तो दिस इज़ एक्चुअली अनएक्सेप्टेबल। सैलरी क्लास या ऑलरेडी जो टैक्स नेट में लोग हैं उन्हीं को मज़ीद बर्डन करना इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। वी हैव टू लुक एट आर एक्सपेंडिचर्स। अगर हम IMF का ये टैक्स फिस्कल मॉनिटर देखें तो उसमें हम 164th रैंक पे हैं 194 कंट्रीज़ में ऐसी गवर्नमेंट्स जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती हैं। तो अगर तो हमारा एक्सपेंडिचर कंजम्पशन पे ही रहेगा, कंजम्पशन फोकस्ड रहेगा, फिर तो मतलब देयर इज़ नो वे आउट एंड वी आर हेडेड टूवर्ड्स डूम सिचुएशन। लेकिन अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इस किस्म की चीज़ें जहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करते हैं तो बात फिर कुछ समझ में आती है। तो ये तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल कि आप ऑलरेडी बर्डनड जो सैलरीड क्लास हैं या जो बिग बिजनेसेस हैं उन्हीं के ऊपर अब ये सुपर टैक्स की बात चल रही है। दिस इज़ प्रिपोस्ट्रस, यू नो, देयर इज़ नो वे दिस शुड हैपन बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली वो जो ऑलरेडी एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आप उन्हीं लोगों को मज़ीद टैक्स करने शुरू कर रहे हैं। आप अपना टैक्स नेट बढ़ाने की बात ही नहीं करते। तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की हमने बात की, हमने यू नो इनफॉर्मल सेक्टर की बात की, तो बट ऑल ऑफ दिस नीड्स टू मेक यू नो बी गाइडेड बाय द फैक्ट कि आपका एक्सपेंडिचर कर्टेल नहीं हो रहा ना, आप अपनी बेटर रिसोर्स फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है यहाँ पर वो रेवेन्यू किस तरीके, टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाया जाए इसके ऊपर फोकस है। इसके ऊपर फोकस नहीं हो कि अपने एक्सपेंडिचर को कैसे कम किया जाए, उसके साइज को कैसे कम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल शकील इस्लामाबाद से मौजूद थी, कराची में हिमायतुल्लाह और लुकमान साहब CEO नेशनल क्लीयरिंग कंपनी हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ ब्रेक का इस वक्त है, न्यूज़ बुलेटिन होगा और उसके बाद 4 बजे हम दोबारा आके बैठेंगे और नया पैनल मौजूद होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।